57,741 करोड़ रुपए। ये कोई अंदाजा नहीं, खुद गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। पिछले 3 साल में सिर्फ 13,520 संस्थाओं के खातों में इतना विदेशी पैसा उतरा। तो अब सवाल उठता है, ये पैसा आता कहां से है और जाता कहां है? तो सरकार का जवाब एक शब्द में छुपा है, और वो शब्द है आंदोलनजीवी। ये कोई गली मोहल्ले की गली से निकला हुआ शब्द नहीं है। ये शब्द खुद प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर गढ़ा था और आरोप सीधा था। जब भी देश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, किसान आंदोलन हो, पहलवानों का धरना हो, अभी जंतर मंतर पर नीट पेपर के लीक को लेकर जो आवाज उठी, जो आंदोलन हुआ, उन सब में कुछ गिने चुने चेहरे बार बार सामने आते हैं, क्योंकि यही विदेशी पैसा उन्हें बार बार सींचता रहता है। इसी आरोप को कानूनी शक्ल देने के लिए सरकार अब एक नया हथियार लेकर आई है और कहती है इस बार निशाना सिर्फ बड़ी मछलियां हैं। लेकिन 12 अगस्त को जब यह बिल संसद में उतरेगा तो एक सवाल हवा में तैरता रहेगा, जाल सच में बड़ी मछलियों के लिए बुना गया है या इसमें फंसेंगी सिर्फ वो छोटी मछलियां जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया? और आज की ये खबर आप सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिएगा आखिर तक। आंदोलनजीवी शब्द जो शुरुआत बना, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से पूरी बहस उठी थी। फरवरी 2021 राज्यसभा संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक किसान आंदोलन चरम पर था, जब प्रधानमंत्री ने कहा देश में एक नई जमात पैदा हो गई है जो खुद आंदोलन खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन जहां भी विरोध दिखे वहां पहुंच जाती है। उन्होंने इन्हें परजीवी कहा। आरोप का सार था, यही चेहरे बार बार दिखते हैं क्योंकि इन्हें और इनके संगठनों को लगातार विदेशी फंडिंग मिलती रहती है। पर एक बात आज भी अनुत्तरित है, ये कभी सरकारी दस्तावेजों के जरिए साबित नहीं हुआ कि कितना विदेशी पैसा किस विशेष धरने में गया। पैसा आया ये पता है, धरने में गया ये अब तक सिर्फ आरोप है, कोई सबूत नहीं। लेकिन आरोप को सही तरह से परखने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि विदेशी पैसे पर पहरा पहले से कितना सख्त है। भारत में कोई भी संस्था, NGO, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, अस्पताल विदेश से सीधे पैसे नहीं ले सकती। इसके लिए गृह मंत्रालय से FCRA लाइसेंस चाहिए। विदेशी फंडिंग गैर कानूनी नहीं है, बशर्ते हिसाब सरकार के पास दर्ज हो। 1976 में इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी सरकार ये कानून लाई। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे नए सिरे से लिखा। 2020 में मोदी सरकार ने 3 तरीकों से इसे और सख्त किया। प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटकर 20% सब ग्रांटिंग, यानी एक संस्था से दूसरी को पैसा आगे बढ़ने की व्यवस्था खत्म, और हर विदेशी रकम को सिर्फ दिल्ली स्थित एक तय SBI शाखा से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया। नतीजा सामने है। FCRA पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई 2026 तक देश में सिर्फ 14,449 संस्थाओं के पास सक्रिय FCRA लाइसेंस बचा है। 22,498 लाइसेंस रद्द हो चुके हैं और 15,212 लाइसेंस अपनी 5 साल की वैधता खत्म होने पर अपने आप निष्क्रिय यानी डीम्ड एक्सपायर्ड मान लिए गए हैं। यानी संस्था ने समय पर नवीनीकरण नहीं कराया। तो शिकंजा तो पहले से मौजूद है। तो अब सवाल है कि 2026 में नए कानून की जरूरत क्यों है? तो शिकंजा तो पहले से मौजूद था, फिर भी सरकार इसी साल एक नया संशोधन बिल लेकर आई। आखिर उसमें बदला क्या? 25 मार्च 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पास किया। सरकार का दावा है कि विदेशी चंदे का हिसाब अब पूरी तरह पारदर्शी होगा। संसदीय शोध संस्था PRS इंडिया के बिल ब्रीफ के मुताबिक इसमें 5 बड़े बदलाव हैं। आइए अब उन पर नजर डालते हैं। तो पहला बदलाव है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एक नया प्राधिकरण जो लाइसेंस रद्द होते ही संस्था की विदेशी पैसे से बनी संपत्ति की निगरानी और प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा। और दूसरी, सजा में कटौती, कुछ चूकों पर सजा 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। और तीसरा बदलाव 10 लाख का पैमाना। नए नियमों के तहत अगर किसी संस्था ने 2 साल में 10 लाख रुपए से कम विदेशी चंदा इस्तेमाल किया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने समाज के लिए वाजिब गतिविधि नहीं की और उसका लाइसेंस नवीनीकरण अटक सकता है। और चौथा, धर्मांतरण पर सख्ती। 22 जून 2026 से लागू नियमों के तहत अगर विदेशी चंदे का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन में हुआ पाया गया तो ये उल्लंघन माना जाएगा। पूजा स्थल, स्कूल, अस्पताल,
साल पहले की तरह चलेंगे। और पांचवा, जिस पर कम बात होती है, वो है अब राज्य की जांच एजेंसियां FCRA से जुड़ी किसी भी जांच से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेने की पाबंद होंगी। यानी जांच शुरू करने का अधिकार भी अब केंद्रीकृत हो जाएगा, यानी सेंट्रल के पास इसका अधिकार होगा। तो इन पांचों में से एक बदलाव है जो कागज पर सबसे मामूली लगता है पर असर में सबसे गहरा है, वही 10 लाख वाला पैमाना। यहीं पर वो बिंदु आता है जो शायद इस पूरे बिल की सबसे तीखी कमजोरी है। सरकार का शुरुआती तर्क था कि कुछ बड़े संगठित राजनीतिक रूप से सक्रिय NGO विदेशी पैसे के दम पर बार बार आंदोलन खड़ा करते हैं, इसलिए इन बड़ी मछलियों पर लगाम लगाना चाहिए। लेकिन 10 लाख रुपए वाला प्रावधान किसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, इसे एक उदाहरण से समझिए। किसी गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनाने में 20 लाख रुपए लगे और उसे हर साल चलाने में करीब 4 लाख का खर्च आता है। अगर उस संस्था को हर साल सिर्फ जरूरत के हिसाब से 4-5 लाख रुपए मिलते रहें, तो 2 साल में यह रकम 10 लाख के पैमाने को पार नहीं करेगी। और नियम कहता है कि ऐसी संस्था ने वाजिब गतिविधि नहीं की, नतीजा उसका लाइसेंस अटक सकता है, रद्द हो सकता है और संपत्ति भी दायरे में आ जाती है। यानी जो संस्था ईमानदारी से जरूरत के हिसाब से सीमित पैसा लेती है, वही इस पैमाने पर सबसे पहले फंसती है। जबकि बड़े राजनीतिक रूप से विवादित संगठन जिन पर आंदोलन जीवी वाला आरोप लगा था, उनमें से ज्यादातर के लाइसेंस तो 2015 से 2022 के बीच पुराने कानून के तहत ही रद्द हो चुके हैं। ग्रीन पीस 2015 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने 2020 में खुद दफ्तर समेटा, ऑक्सफैम इंडिया 2022 में। यानी जिस बड़ी मछली को पकड़ने की बात कही गई, वो तो पुराने जाल में ही आ चुकी है। इस नए कानून की उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सवाल यही रह जाता है, ये नया कानून जो संपत्ति जब्त करने और 10 लाख के पैमाने पर बना है, आखिर किस मछली के लिए बुना गया? आलोचकों का कहना है जाल बड़ी मछली के नाम पर बुना गया, लेकिन उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें सबसे पहले और सबसे आसानी से छोटी ग्रामीण कम चर्चित संस्थाएं ही फंसेंगी। वो स्कूल, वो लाइब्रेरी, वो अनाथालय जिन्हें किसी NRI रिश्तेदार से साल में 2-4 लाख रुपए ही मिले थे। तो आइए अब जानते हैं कि गृह मंत्री जी का तर्क क्या है और वो सवाल जो अनुत्तरित है अभी भी, जैसा हमने आगे बात की थी शुरुआत में। अब जो सवाल इस छोटी मछली बड़ी मछली वाली दलील से उठता है, उसका जवाब भी सुनना जरूरी है। सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का पक्ष भी निष्पक्षता से समझते हैं। उनका आधिकारिक तर्क 3 हिस्सों में है। पहला, कानूनी खाली जगह। पुराने कानून में ये साफ नहीं था कि लाइसेंस रद्द होने पर संस्था की संपत्ति का क्या होगा। नतीजन हजारों करोड़ की परिसंपत्तियां वर्षों से कानूनी अधर में लटकी हैं। नया प्रावधान इसे सिर्फ खाली जगह को भरता है, ये उनका कहना, ये सरकार का अपना मानना है। और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता। केरल में अप्रैल 2026 में हुई अपनी यात्रा के दौरान आकाशवाणी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुद कहा कि ये संशोधन किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि विदेशी चंदे के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए है और ये देश के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लाया गया है। उसी दौर में रिजिजू ने केरल में कांग्रेस और वामपंथी दलों पर बिल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया था। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण। सरकार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का हवाला देती है जहां विदेशी प्रभाव पर निगरानी के लिए इसी तरह के सख्त कानून मौजूद हैं। लेकिन यही वो सवाल भी उठता है जिसे हल्के में लिया जा सकता है। अगर मकसद सिर्फ कानूनी खाली जगह भरना था तो 10 लाख रुपए जैसा एक मनमाना पैमाना क्यों जोड़ा गया, जो सिर्फ एक छोटी संस्थाओं को निशाना बनाता दिखाता है। और सजा 5 साल से घटाकर 1 साल क्यों की गई? जब कानून को सख्त बताया जा रहा है तो सजा को क्यों घटाया गया? और यहीं पर विपक्ष का आरोप है। ये विरोधाभास खुद बताता है कि बिल का असली मकसद सिर्फ हिसाब किताब नहीं, बल्कि उन छोटी और मंझली संस्थाओं पर नियंत्रण कसना है जो अक्सर सामाजिक या नागरिक अधिकार से जुड़े काम करती हैं, जबकि बड़े राजनीतिक रूप से करीबी संगठनों की जांच का दायरा उतना तीखा नहीं दिखता। और इस दिशा में सबसे तीखा बयान कर्नाटक के IT-BT मंत्री प्रियांक खरगे का आया, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 को तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के दफ्तर से उन्होंने इस बिल को सीधे डराने धमकाने का कानून बताया। उनका सवाल था, RSS पहले अपनी फंडिंग का स्रोत साफ करे, तभी सरकार को विदेशी चंदे पर निगरानी और अल्पसंख्यकों को लेकर बात करने का हक है। उन्होंने इसे राजनीतिक चेतावनी करार देते हुए कहा कि सरकार को पहले RSS, इलेक्टोरल बॉन्ड
और सार्वजनिक धन में पारदर्शिता लानी चाहिए। उसके बाद सिविल सोसाइटी पर शिकंजा कसना चाहिए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने केरल के पिछले क्रिसमस पर एक कैरोल पार्टी पर संघ परिवार से जुड़े एक कार्यकर्ता के कथित हमले का हवाला भी दिया। ये आरोप है, अभी तक कोई सरकारी जांच इसे साबित नहीं करती और निष्पक्ष तस्वीर ये है कि सरकार का तर्क कानूनी रूप से पूरी तरह अतार्किक नहीं है। संपत्ति के मामले में अस्पष्टता जरूरी है, लेकिन जिस तरह से पैमाने और सजा को डिजाइन किया गया है वो सरकार के अपने दावे बड़ी मछली पकड़ना से मेल नहीं खाता, बिल्कुल मेल नहीं खाता। और यही विरोधाभास इस बिल की सबसे बड़ी सियासी कमजोरी बन गया है और यही वजह है कि इसे छिपे एजेंडे के शक की नजर से देखा भी जा रहा है। खैर, आइए चलते हैं केरल की तरफ, जहां तस्वीर थोड़ा बदल चुकी है। अब तक जिस विरोध की बात हुई उसका सबसे बड़ा केंद्र रहा है केरल, और वहां इस बीच एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हो चुका है जिसे समझे बिना आगे की कहानी आपको अधूरी लगेगी। जब ये विवाद शुरू हुआ था, केरल में वामपंथी LDF सरकार थी, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाला UDF सत्ता में है, BD सतीशन मुख्यमंत्री हैं और पिनराई विजयन अब विपक्ष के नेता हैं। यह बदलाव अहम है क्योंकि इससे यह तर्क कमजोर पड़ता है कि विरोध सिर्फ किसी एक विचारधारा या पार्टी की सियासत है। सत्ता बदलने के बाद भी केरल में इस बिल का विरोध कम नहीं हुआ, बल्कि नई सरकार के अंतर्गत भी कांग्रेस और चर्च संगठन उतनी ही मुखरता से इसका विरोध कर रहे हैं। कारण वही है जो पहले भी था। केरल में हर 5वां घर ईसाई परिवार का है और वहाँ चर्च सिर्फ इतवार की प्रार्थना सभा नहीं बल्कि स्कूल, अस्पताल और कॉलेज चलाने वाली संस्था है। तो ऐसे में चर्च और नागरिक समाज की मांग तेज है। सरकार बदलने के बावजूद जो विरोध कम नहीं हुआ वो अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों में ये विरोध ठोस मांगों की शक्ल ले चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 6 अगस्त 2026 को एक ईसाई प्रतिनिधि मंडल ने अमित शाह के साथ लगभग 1 घंटे मुलाकात और उनकी 3 मांगे थी। बिल पूरी तरह वापस लिया जाए, ये मूल FCRA कानून की समीक्षा के साथ इसे संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजा जाए और दूसरी मांग मूल कानून की धारा 15 पूरी तरह हटाई जाए। यही वो प्रावधान है जिस पर संपत्ति जब्त करने का पूरा ढांचा टिका हुआ है। और तीसरी मांग कि ये सुनिश्चित हो प्रशासनिक देरी की वजह से लाइसेंस अपने आप खत्म न माना जाए और संपत्ति स्वतः सरकार के हवाले न हो। तो ये थी 3 मांगे। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 29, 30 और 301 का उल्लंघन करता है, यानी समानता, अभिव्यक्ति, जीवन की स्वतंत्रता, धर्म और संपत्ति के अधिकार तक। मुंबई के कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेशियस ने कहा, जल्दबाजी मत कीजिए, बिल को संसदीय समिति के पास भेजिए। आइजॉल के बिशप स्टीफन रुतुल आंगा ने भी अपील की कि मौजूदा स्वरूप में बिल पास न हो। मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन दयाल ने भी JPC रेफरल की मांग के साथ खड़े हैं। और भी सुनिए, और मिजोरम से भी आवाज उठी। मुख्यमंत्री लाल धोमा ने खुद JPC स्क्रूटनी की मांग की। 25 जुलाई को मिजोरम कोराम हुर्रियत कमेटी को और काउंसिल ऑफ चर्चेस इन मिजोरम ने अमित शाह को ज्ञापन भी सौंपा और गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि कानून पूर्व प्रभावी नहीं होगा। लेकिन ये भरोसा अब तक सिर्फ मौखिक है। बिल के लिखित मसौदे में ये गारंटी दर्ज नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि तो यह विरोध सिर्फ भारत की सरहद के भीतर नहीं रुका। अमेरिकी सांसद रिले मूर के बयान के अलावा यह मुद्दा वैश्विक मानवाधिकार हलकों में भी दर्ज हो चुका है। मानवाधिकार निगरानी संस्थाओं की रिपोर्टों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने 2016 में ही चेतावनी दी थी कि FCRA संगठन बनाने की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। यानी FATF जो दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है, उसने अपनी 2024 की रिपोर्ट में भारत को गैर लाभकारी संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सिर्फ आंशिक रूप से अनुपालक पाया था। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सीधे लोकसभा से इस बिल को खारिज करने की अपील की है। अब गौर करने वाली बात यह है कि 26 मार्च 2026 तक जो 21,993 संस्थाएं अपना FCRA लाइसेंस गंवा चुकी थी, उनमें अल्पसंख्यक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और जलवायु कार्यकर्ता संगठन असमान रूप से ज्यादा प्रभावित बताए गए हैं। हालांकि इस दावे का स्रोत
सर्वोच्च मानवाधिकार संगठन है, कोई स्वतंत्र सरकारी ऑडिट नहीं। तो अब तक जो कुछ भी हमने देखा वो कानून, अधिकार और आस्था का मसला था, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक शुद्ध राजनीतिक गणित भी छिपा है, जिस पर सबसे कम बात होती है, क्योंकि FCRA एक सामान्य विधेयक है। इसे पास कराने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए और NDA के पास वो संख्या ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन सरकार का असली बड़ा लक्ष्य परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जुड़ा संविधान संशोधन है, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी NDA से बाहर की पार्टियों का साथ भी जरूरी है। लेकिन मुश्किल यहाँ ये है कि जिन दलों का साथ डिलिमिटेशन के लिए चाहिए, DMK शरद पवार गुट की NCP, वही अलग अलग वजहों से FCRA का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक सरकार अभी डिलिमिटेशन पर DMK और NCP को मनाने की कोशिश में है और इसी वजह से ये सभी अटकलें हैं कि FCRA बिल को इस सत्र में पूरी तरह पेश करने के बजाय या तो JPC के पास भेजा जा सकता है या इसे थोड़ा और टाला जा सकता है। बहरहाल राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार के लिए एक असमंजस मानते हैं। FCRA पर सख्ती दिखाने से डिलिमिटेशन के लिए जरूरी समर्थन खतरे में पड़ सकता है और नरमी दिखाने पर विपक्ष यह कहने का मौका भी नहीं छोड़ेगा कि सरकार अपने ही बिल से पीछे क्यों हट गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ANI से बातचीत में साफ कहा कि पार्टी FCRA संशोधन का पुरजोर विरोध करेगी और इस पर रणनीति विपक्षी दलों की बैठक में तय होगी। कांग्रेस की एक और शर्त भी है कि पहले गृह मंत्री 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही पर जवाब दें, तभी FCRA पर बहस होगी। तो इतने तथ्यों, इतने बयानों और सवालों के बाद कहानी अब यहाँ खड़ी है कि बिल 12 अगस्त को बहस के लिए तय है, लेकिन उसका भविष्य अब भी अनिश्चित है। सरकार कहती है यह सिर्फ पारदर्शिता और कानूनी खाली जगह भरने की कोशिश है। विपक्ष, चर्च संगठन और मानवाधिकार संस्थाएं कहती हैं कि इसका डिजाइन बड़ी मछली नहीं, छोटी और मंझली संस्थाओं को फंसाता है और असली मकसद नियंत्रण है, पारदर्शिता नहीं। इन दलीलों में तथ्य हैं। सरकार का तर्क कानूनी तौर पर पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है, लेकिन 10 लाख के पैमाने और घटी हुई सजा जैसे प्रावधान ये सवाल जरूर खड़ा करते रहेंगे कि यह कानून असल में किसे निशाना बना रहा है। क्या यह बिल सचमुच बड़ी मछली पकड़ेगा या छोटी मछलियां ही जाल में फंसेंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला, नमस्कार।